इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 8 सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का 7वां अध्याय है हास्यकरण की समझ। हम ये अभी पढ़ रहे हैं इकाई 4 अध्याय 7 हास्यकरण की समझ, जिसमें हम जानेंगे सामाजिक रूप से हास्य पर होने का क्या मतलब है। अभी तक आपने हास्यकरण की समझ एक चैप्टर का नाम पढ़े हो, ठीक है, लेकिन उसके विस्तार आपको नहीं पता, उसका डिटेल्स आपको नहीं पता, पूरी तरह से आपको नहीं पता कि हास्यकरण किसे कहते हैं, हास्यकरण को किस तरह समझा जा सकता है। आप समझ जाओगे, इस बुक के माध्यम से आप सब समझ जाओगे। बस यही है, बोरिंग मत समझो अपने आप को बोर मत करो, हमेशा पढ़ने में लगाओ, हमेशा अपने आप को 1% 2% बेहतर करो। ऐसा कोई भी दिन ना हो जिस दिन तुम अपने आप को 1% बेहतर नहीं करो। रोज कोशिश करो, रोज फेल हो, रोज कोशिश करो, रोज फेल हो। अरे एक न एक दिन कोशिश काम आएगा। कामयाबी एक दिन में नहीं आती है। नियंत्रण, हमेशा प्रयास करते रहो, हमेशा प्रयास करते रहो, एक दिन कामयाबी तुम्हारे कदमों के नीचे आ जाएगी। सामाजिक रूप से हास्य पर होने का क्या मतलब है, चलिए बताते हैं। आप कॉपियों के जिन पन्ने पर लिखते हैं उनकी बाएं ओर खाली जगह होती है, चौथाई जिसको हम लोग बोलकर छोड़ देते हैं, जहां आमतौर पर लिखा नहीं जाता है, उसे पन्ने का हाशिया कहा जाता है। मतलब ऐसा भाग जिसे ना छुआ जाए। कुछ ऐसे ही समाज में भी हाशियाई का मतलब होता है कि जिसे किनारे या हाशियाई पर ढकेल दिया गया हो, सबसे अलग रखा गया हो। ऐसे में वह व्यक्ति चीजों के केंद्र में नहीं रहता, चीजों के केंद्र में नहीं रहता। यह एक ऐसी चीज है जिसको आपने अपनी कक्षा या खेल के मैदान में भी कभी ना कभी महसूस किया होगा। अगर आप अपनी कक्षा के ज्यादातर बच्चों जैसे नहीं हैं, अलग हैं सबसे, जिस तरह मैं अलग हूं सबसे, यानी अगर संगीत या फिल्मों में आपकी रुचि अलग तरह की है, अगर आपका बोलने का ढंग औरों से अलग है, अगर आप औरों की तरह गपशप में ज्यादा मजा नहीं लेते हैं, अगर आप वह खेल नहीं खेलते जो ज्यादातर बच्चे खेलना चाहते हैं, अगर आप पहनावा अलग तरह का रखते हैं, तो इस बात की गुंजाइश बढ़ जाएगी कि आपके संगी साथी, आपके दोस्त आपको अपने बीच का नहीं मानेंगे, तो आप उस क्लास के हास्याई हो गए। आप एक अलग, वो बाकी अलग। यही है हास्यकरण का समझ। इस तरह आप अक्सर यह महसूस करते हैं कि आप औरों से अलग हैं, और जो औरों से अलग होता है उसी को बोलते हैं हास्याई। हासिये, ठीक है, याद रहेगा, हासिये। गोया आपकी कही बात, जो आप भी कहो, आपके एहसास, आपकी सोच और आपका व्यवहार सही नहीं है, और या औरों की पसंद नहीं है। अरे यार, जिसको भी बोल दे लोग कि तुम नालायक हो, ठीक है भैया हम नालायक है, आपको कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। कोई बोल दे तुम बेवकूफ हो, ठीक है भैया हम बेवकूफ हैं, आपको कोई दिक्कत? मिल गई आत्मा की शांति। अब क्लास में टीचर बोलते हैं तुम कुछ नहीं करोगे, तुम ठेला चलाओगे, तुम कुछ कर ही नहीं सकते जिंदगी में, तो डायरेक्ट बोलो ठीक है सर कोई बात नहीं, देखेंगे जब की बात होगा, जब देखेंगे। क्योंकि किसी का भी डिग्री ये नहीं बताता है कि उसका मकसद क्या होगा, उसकी जिंदगी क्या होगी। क्योंकि डिग्री लेने के भी बहुत लोग बैठे हुए हैं। कक्षा की तरह समाज में भी ऐसे समूह या समुदाय हो सकते हैं जिन्हें इस तरह की बेदखली का एहसास करता है, बेदखली का एहसास रहता है कि हमें इस तबके समुदाय से बेदखल रखा गया है। उनके हास्यकरण की वजह यह हो जाती है कि वे एक अलग भाषा बोलते हैं, अलग रीति रिवाज अपनाते हैं, या बहुसंख्यक समुदाय के मुकाबले किसी दूसरे धर्म के हैं। वे अपनी गरीबी के कारण सामाजिक हैसियत में कमतर मानने जाने वाले वजह से और शेष लोगों के मुकाबले
कमतर मनुष्य के रूप में देखे जाने की वजह से खुद को हाशिए पर महसूस करते हैं। खुद को अपने को हाशिए पर महसूस करते हैं कि हम सबसे अलग हैं, हम सबसे नीच हैं, हम सबसे क्या है, अछूत है, फलान वगैरह वगैरह, बला 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 लोग सोचने लगते हैं। इसलिए उनको दिक्कत होती है कि हमारा मुकाम क्या है, हमारा उम्मीद क्या है, हमें करना क्या चाहिए, हम पैदा किस लिए हुए हैं, हमारे पैदा होने का स्रोत क्या है। यही उन लोगों को सोचना पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि दूसरे जाति वाले, दूसरे समुदाय वाले, उनसे ताकतवर समुदाय वाले उनको दबा कर रखते हैं। आगे देखते हैं। कई बार हत्याई समूह को लोग दुश्मनी और डर के भाव से भी देखते हैं। जो हत्याई समूह के लोग होते हैं उन्हें लोग डर के भाव से भी देखते हैं। फासले और अलग थलग किए जाने का यह एहसास समुदायों को संसाधनों और मौकों का फायदा उठाने से रोक देता है। फलस्वरूप हत्याई समुदाय अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने में चूक जाते हैं। और देखो, जितने भी निचले समुदाय हैं, निचली जाति है, हत्याई समूह है, जिन पर लोग हंसते हैं, वो अपने आप को बिल्ड ही नहीं कर पाते हैं, अपने आप को बढ़ा ही नहीं पाते हैं। जब कोई अपने आप को नहीं बढ़ाएगा तो उसे आप बताओ, जिंदगी में कभी सफलता मिलेगी? नहीं मिलेगी। लोग तुम्हें कितना भी रुला रहा है, मतलब बोल बोल कर रुला रहा है, तुम रोना ही बंद कर दो कि अपुन साला अब जिंदगी में कभी नहीं रोएगा। बट ठान लिया तो ठान लिया, अपुन अब जिंदगी में कभी नहीं रोएगा। तो कोई रुला सकता है? अगर किसी को कोई पीटता है, पिटाओ, पिटाते पिटाते लोग बड़ियार हो जाते हैं, स्ट्रांग हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं। अब एक दिन तुम पीट डालो, एक दिन पीटोगे तो बाकी कई दिनों तक लोग वहां से गायब हो जाएंगे। तो यही होता है ताकत का फैसला करना, ताकत दिखाना। फासले और अलग थलग किए जाने का यह एहसास समुदायों को संसाधनों और मौकों का फायदा उठाने से रोक देता है। फलस्वरूप हत्याई समुदाय अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने में चूक जाते हैं। मतलब अपने अधिकारों का आवाज वो उठा ही नहीं पाते हैं, क्योंकि बाकी समुदाय के लोग उन्हें दबा देते हैं, डरा देते हैं, मार देते हैं, धमका देते हैं, इसलिए वो नहीं कर पाते हैं। उन्हें समाज के ऐसे ताकतवर और वर्चस्वशाली तबकों के मुकाबले शक्तिहीनता और पराजय का एहसास रहता है। जिसके पास जमीन है, धन दौलत है, जो ज्यादा पढ़े लिखे और राजनीतिक रूप से ज्यादा ताकतवर हैं। इसका मतलब यह है कि हास्यकरण किसी एक ही दायरे में महसूस नहीं होता। देखो, हास्यकरण किसी एक ही तबके, एक ही समूह, एक ही प्रकार में महसूस नहीं किया जाता है। जिसके पास धन है वो जिसके पास धन नहीं है उस पर हंसेगा। जो अमीर है वो गरीब पर हंसता है, जो पढ़ा लिखा है अनपढ़ पे हंसता है, जो राजनीतिक लोग हैं वो आम जनता पर हंसते हैं, जो मंदिरों के पुजारी हैं वो बाकी सब पर हंसते हैं। ये हास्यकरण की प्रक्रिया तो आज से नहीं, बहुत जैसे में है। जैसे में धार्मिक भी है, सामाजिक भी है और राजनीतिक सभी दायरे समाज के कुछ तबकों को हास्याई समूह करने के लिए विवश कर देते हैं। हास्याई समूह में हर कोई आता है, भले आज नहीं आता है, कल आता है। मुगल एम्पायर जब था हिंदुस्तान में तो कोई जानता था कि उसको कोई हरा सकता है। जब पूरा मुगल साम्राज्य ही बढ़ गया हिंदुस्तान में तो पता था किसी को कि 200-300 बरस बाद मुगल साम्राज्य का अस्तित्व खत्म हो जाएगा? नहीं पता था, लेकिन हुआ। इस अध्याय में आप दो ऐसे समुदायों के बारे में पढ़ेंगे जिन्हें आज भारत के सामाजिक रूप से हास्याई पर माना जाता है। जैसे में आप देखो, आदिवासी और हास्याईकरण। आदिवासी और हास्याईकरण। दिल्ली में एक आदिवासी परिवार, इसके बारे में बताता हूं। सोमा और हेलेन दादाजी के साथ बैठकर टेलीविजन पर गणतंत्र दिवस की परेड देख रही है।
अब बोली, अरे देखो आदिवासियों की नाव। दादू, वे आदिवासियों को हमेशा नाचते गाते ही क्यों दिखाते हैं? ये सवाल पूछा। कौन? बच्चे ने दादू से, अपने दादाजी से। दादाजी बोले, हाँ, क्या हमारे बारे में वे और कुछ भी नहीं जानते? बच्चे बोले। फिर दादा बोले, सही कहा तुमने, आदिवासियों की दुनिया बहुत समृद्ध है। ज्यादातर लोगों को इस बात का कुछ पता ही नहीं है। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो ओडिशा में हमारा गांव बहुत सुंदर हुआ करता था। हमें अपनी जरूरत की सारी चीजें अपनी जमीन पर जंगलों से मिल जाती थी। हम भी अपने धरती, जंगलों और नदियों की बहुत कदर करते थे। तभी अचानक हमें बताया गया कि ये जंगल हमारे नहीं है। वन विभाग के अफसरों और ठेकेदारों ने बहुत सारा जंगल साफ कर डाला, इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने के लिए, बहुत कुछ लगाने के लिए। अगर हम जंगलों को बचाते तो वे हमारी पिटाई करते, हमें अदालतों में घसीटा जाता था। वहां न तो हमें वकील मिलता था और न हम अपना मुकदमा खुद लड़ सकते थे, क्योंकि पढ़े लिखे रहते तो न लड़ पाते। तो फिर बच्ची ने सवाल पूछा, तो फिर आपने अपनी जान कैसे बचाई? फिर जवाब आता है, हम में से बहुत सारे लोगों को अपने घर बार छोड़ने पड़े। आसपास के कस्बों में जो काम धंधे समय समय पर मिल जाते, हम उन्हें करने लगे। चाहे वो रोड बनाने का काम हो गया, चाहे कुछ ढोने का काम हो गया, चाहे बाजार में किसी का काम हो गया, पुलिस में काम हो गया, उसमें हम काम करके अपनी रोजी रोटी चला लेते थे। ऐसे दादू ने बोले। फिर आगे बोलते हैं, फिर अफसर आए। उन्होंने कहा कि हमारी जमीन के नीचे लोहे का भंडार है, वे उसे निकालना चाहते हैं। उन्होंने बड़े बड़े वादे किए, कहे थे कि अगर हम अपनी जमीन उन्हें बेच देते तो वे हमें नौकरियां और पैसे देंगे। कुछ गांव वाले बहुत खुश हुए, कुछ को लगता था कि इससे हमारी जिंदगी तबाह हो जाएगी। कुछ ने तो कागजों पर अंगूठे के निशान भी लगा दिए। उन्हें पता नहीं था कि अंगूठे का निशान लगवाकर वे अपनी जमीन बेच रहे हैं। अंगूठे का निशान लगाकर वे अपनी जमीन को बेच रहे हैं, क्योंकि पहले के लोगों को पता ही नहीं था कि स्टैंप पर अंगूठा लगाने का मतलब क्या होता है। मुट्ठी भर लोगों को उन्होंने छोटे मोटे नौकरियों पर रख लिया, लेकिन ज्यादातर लोगों ने अपनी जमीनें नहीं बेची। तब उन्होंने हमारे साथ मारपीट शुरू कर दी। वे हमें तरह तरह से धमकी देने लगे। आखिरकार उन्होंने सबको अपने पुरखों की जमीन बेचने और छोड़ने के लिए मजबूर कर ही दिया। हमारी पूरी जीवन शैली का रातों रात नामो निशान गायब हो गया वहां से। ओह दादू, और हमारी जमीन, उसका क्या हुआ? तो फिर दादू बोले, 30 एकड़ जमीन के बदले ठेकेदार से हमें बस थोड़ा सा पैसा मिला। 30 एकड़ का मतलब समझते हो? आज अगर 30 एकड़ होता है तो 1 एकड़ में होता है 20 बीघा। 20 बीघा कुछ ऐसे ही जमीन आता है। 20 बीघा नहीं, 17-18 बीघा आता है। मतलब बहुत बड़ा जमीन होता है। 30 एकड़ जमीन बहुत बड़ा होता है। मैं अपने ज्यादातर दोस्तों से उसके बाद फिर कभी नहीं मिल पाया। शहर में पैसे मुश्किल से थोड़े दिन चले। हमारे पास रोजी रोटी का कोई साधन नहीं बचा था। हम सब किराए के एक कमरे के मकान में रहने लगे। अपनी बेखौफ जिंदगी और उस खेल माहौल की हमें बहुत याद आती है। जो वहां पे हमें माहौल मिला था उसकी हमें बहुत याद आती है। कुछ साल बाद तुम्हारे पिताजी को दिल्ली में नौकरी मिल गई और हम यहाँ चले आए। वे बड़े कठिनाई भरे दिन थे, इसलिए तुम दोनों को भी हम कई साल तक स्कूल नहीं भेज पाए, क्योंकि पैसे नहीं जुटा पाते थे। फिर मुझे स्कूल जाने से नफरत थी। हम पढ़ाई में इतने पीछे थे कि सारे बच्चे हमारा मजाक उड़ाते थे। हम घर में
संथाली भाषा बोलते थे, जो आजकल भोजपुरी बंगाली को मिलाकर बोला जाता है। भोजपुरी बंगाली और झारखंडी भाषा, झारखंड में भी बिहारी ही है, सब बिहार के ही भाषा बोले जाते हैं, इसलिए हिंदी में बात ही नहीं कर पाते थे, इसलिए दिक्कत होती थी। लेकिन अब हमारे कुछ दोस्त बन गए हैं, मैं थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी बोल लेती हूँ। फिर उसके बाद बच्चा बोला एक, काश मैं अपने दोस्तों को अपना गांव उसका क्या था, अपना गांव बर्बाद होने से पहले दिखा सकता। ठीक। उसके बाद दादाजी बोलते हैं, तुम लोग अभी भी उन्हें अपने गांव के बारे में बता सकते हो। वो गांव के बारे में वो बताना चाहते थे, इससे वे काफी कुछ सीख सकते हैं। एक दिन मैं अपनी यानी आदिवासियों की कहानी पर एक फिल्म बनाऊंगी। लड़की जो थी, वो लड़की का क्या नाम था, चलो देखते हैं। लड़की सोमा नाम था और हेलेन, दोनों लड़कियां ही थी। एक का नाम था सोमा, एक का नाम हेलेन। अब सोमा कौन है, हेलेन कौन है, ये तो इसमें नहीं पता चलता है। लेकिन इसमें से एक लड़की फिल्म बनाना चाहती थी अपने दादाजी के वजह से। अभी आपने पढ़ा कि किस तरह दादू को ओडिशा का अपना गांव छोड़ना पड़ा। दादू की कहानी हमारे देश के लाखों आदिवासियों की कहानी से मिलती जुलती है। इस समुदाय में हास्यकरण के बारे में आप इस अध्याय में और विस्तार से पढ़ेंगे, मतलब बहुत ज्यादा डिटेल्स और विस्तार से पढ़ेंगे हास्यकरण और आदिवासियों के बारे में। आदिवासी कौन लोग हैं? सबसे पहला सवाल, आदिवासी हैं कौन? हु इज आदिवासी? आदिवासी शब्द का मतलब होता है मूल निवासी। मूल निवासी मतलब वहां का रहने वाला निवासी। ये ऐसे समुदाय हैं जो जंगलों के साथ जीते आए हैं। जंगल जहां रहता है वहीं पर वो भी रहता है, आज भी उसी तरह जी रहे हैं। भारत की लगभग 8% आबादी आदिवासियों की है। आज भी देश के बहुत सारे महत्वपूर्ण खनन एवं औद्योगिक क्षेत्र आदिवासी इलाकों में है, जैसे में जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, भिलाई का नाम आपने सुना होगा, जो सारे के सारे झारखंड में ही स्थित हैं, हिंदुस्तान के झारखंड प्रांत में। आदिवासियों की सारी आबादी एक जैसी नहीं है। भारत में 500 से ज्यादा तरह के आदिवासी समूह हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा उत्तर पूर्व के अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एवं त्रिपुरा आदि राज्यों में आदिवासियों की संख्या काफी ज्यादा है। अकेले ओडिशा में ही 60 से ज्यादा अलग अलग जनजाति समूह रहते हैं। केवल ओडिशा में 60 से अलग ज्यादा ही जनजाति वाले आदिवासी वहां पर रहते हैं। आदिवासी समाज औरों से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं। उनकी वेशभूषा, भाषा और उनके रहने का तरीका, खाने का तरीका, जीने का तरीका सब अलग रहता है। आदिवासी समाज औरों से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं क्योंकि उनके भीतर ऊंच नीच का फर्क बहुत कम होता है, लेकिन होता है, वहां पर भी होता है। इसी वजह से समुदाय जाति वर्ण पर आधारित समुदाय या राजाओं के शासन में रहने वाले समुदायों से बिल्कुल अलग होता है। लेकिन जो भी उनकी समुदाय थी वो हमेशा अलग रहने की थी। आदिवासियों के बहुत सारे जनजाति धर्म होते हैं। आदिवासियों के बहुत सारे जनजातीय धर्म होते हैं। उनके धर्म इस्लाम, हिंदू, ईसाई आदि धर्मों से बिल्कुल अलग है। मतलब उनका एक ही धर्म होता है जो उनके पूर्वज होते हैं। पूर्वज की ही पूजा करते हैं, जंगल को पूजा करते हैं, सूरज को पूजा करते हैं, धरती को पूजा करते हैं, नदी को पूजा करते हैं। उनके अलावा और कोई धर्म उनका नहीं होता है। ना ही मुसलमान, ना ही हिंदू, ना ही ईसाई, ना ही सिख, ना ही कोई फलाना चिकाना अला बला को कुछ धर्म नहीं, बस प्राकृतिक संसाधन को ही अपना वो धर्म मानते हैं। वे अक्सर अपने पुरखों की
गांव और प्रकृति की उपासना करते हैं। अपने पुरखों की उपासना, गांव की उपासना और प्राकृतिक मतलब नेचर की उपासना, इस धरातल की उपासना करते हैं। प्रकृति से जुड़ी आत्माओं में पर्वत, नदी, पशु आदि की आत्माएं हैं। ये विभिन्न स्थानों से जुड़ी होती हैं और इनका वही निवास माना जाता है। ग्राम आत्माओं के अक्सर गांव की सीमा के भीतर निर्धारित पवित्र लता, जिसको बोलते हैं लता कुंजों में पूजा की जाती है। उनका कुछ धर्म स्थल होता है जो सजा वजा कर रखते हैं, किससे, लता वगैरह से, और कुछ अलग डेकोरेशन करके रखते हैं जो वहीं पर वो पूजा करते हैं। पहाड़ को पूजा करते हैं, नदी को पूजा करते हैं, पशु का पूजा करते हैं। यही तो सबसे बड़ा आचरण होता है इंसानियत की। जबकि पुरखों की उपासना घर में ही की जाती है, घर से बाहर नहीं की जाती है। आदिवासी अपने आसपास के बौद्ध और ईसाई आदि धर्मों और सख्त वैष्णव व्यक्ति आदि पंथों से भी प्रभावित होते हैं। और देखो, आसपास में जो भी धर्म होता है, संघर्ष से गुण होते हैं, संघर्ष से गुण जात। अगर साथ में जिसके रहोगे तो उसका गुण तो लगवे करेगा तुमको। लेकिन यह भी सच है कि आदिवासियों के धर्मों का आसपास के साम्राज्यों में प्रचलित प्रभुत्वशाली धर्मों पर भी असर पड़ता रहा है। और जो उनके साम्राज्य थे, जिस राज्य में वो रहते थे, जिस राज्य के अंदर वो आते थे, चाहे कितना भी प्रभुत्वशाली धर्म क्यों ना हो, उन पर भी असर पड़ जाता था। उड़ीसा का जगन्नाथ पंथ, उसमें, और बंगाल और असम की शक्तियां एवं तांत्रिक परंपराएं इसी के उदाहरण हैं। देखो, बंगाल और असम में शक्ति है, तांत्रिक शक्ति, ये उसी के उदाहरण है। 19वीं सदी में बहुत सारे आदिवासियों ने ईसाई धर्म अपनाया, जो आधुनिक आदिवासी इतिहास में एक महत्वपूर्ण धर्म बन गए हैं। 19वीं सदी में बहुत सारे आदिवासियों ने ईसाई धर्म को अपना लिया, जो इतिहास के महत्वपूर्ण धर्म के नाम पर जाना जाता है। आदिवासियों की अपनी भाषाएं रहती हैं। ऐसे करके कुछ भाषा बोलते हैं। ऐसे करके उनकी भाषाएं आती हैं। आदिवासियों की अपनी भाषाएं रहती हैं, जिसमें से ज्यादातर संस्कृत से बिल्कुल अलग और संभवतः उतनी ही पुरानी है। संस्कृत से भी पुरानी, संस्कृत जैसी बहुत पुरानी भाषा वो लोग बोलते हैं। पांडुलिपि, ग्रंथलिपि और बहुत सारे लिपि आते हैं, उसका इस्तेमाल ये लोग करते हैं। इन भाषाओं ने बंगाल जैसे मुख्य धारा की भारतीय भाषाओं को गहरे तौर पर प्रभावित किया है। इनमें संथाली मतलब भोजपुरी, इनमें संथाली बोलने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। भोजपुरी बोलने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। भोजपुरी में 7 प्रकार होते हैं, जिसको भोजपुरी बोलते हैं। उनकी अपनी पत्रिकाएं निकलती है। इंटरनेट पर भी उनकी पत्रिकाएं मौजूद हैं। हर भाषा का पत्रिकाएं हर भाषा में मौजूद हैं। आप मानो चाहे नहीं मानो, यही सत्य है। देखो, यहाँ पर ये ये भाग खत्म होता है। फिर हम अगले भाग में पढ़ेंगे आदिवासी और प्रचलित छवियां। आदिवासी और उनके कौन से प्रचलित छवियां हैं, इसके बारे में हम भाग 2 में पढ़ेंगे। तब तक लेते हैं विदा। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।